नमस्कार। मेरा नाम ज्योतिष निशिन्य है, जैसे कि आप जानते हैं। और हर वेडनेसडे मैं अपने लाइफ स्टोरीज के कुछ सच्ची घटनाएं बताता हूँ। और इसके पीछे का मकसद यह है कि मैंने जो सहा है उससे आप बचे, या साथ साथ आप और मजबूत बने जैसे आप हैं। क्योंकि पिछले जो एपिसोड है उसमें मैंने आपको बताया कि पहला मानसिक, माँ का जाना, फिर शारीरिक, मिर्गी का दौरा, उससे जीत। और अब बात आता हूँ कि उस बात पे आ रहा हूँ जिसको आर्थिक आघात कह सकते हैं। क्योंकि हम सब अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहे हो। पर जब हम अपने संघर्ष से गुजर रहे होते हैं, वो आर्थिक हो सकता है, वो शारीरिक हो सकता है, वो मानसिक है, हमको एक एटीट्यूड हमेशा रखना होता है जो कि मैंने समझा। और हमेशा वो एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड ये होता है कि हालात जो भी आए, लेकिन आप हालातों से बड़े हैं, ना कि हालात आपसे बड़े। मेरी बात अगर आप सुन रहे हैं आज, तो एक बात आप समझे कि वो सफर मेरा जो गुजरा है और अभी जो गुजर रहा है, हालात, मैं आज आर्थिक आघात का सफर की बात कर रहा हूँ आपसे। तो क्योंकि जब शुरुआत हुई जीवन की, तो मध्यम वर्गीय परिवार में पापा टीचर थे, तो पैसों का जो संघर्ष है वो शुरुआत से देखा। और पैसों का संघर्ष शुरुआत से देखा, पर एक चीज मैंने कभी नहीं की, मतलब कि मैंने अपने सपनों को कहीं विराम नहीं दिया या कहीं समझौता नहीं। सपने हमेशा बड़े रखे, क्योंकि एक बहुत प्यारी बात किसी ने की है, जो मुझे अक्सर मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में कहा करता था। इफ योर ड्रीम इज बिग इनफ, फैक्ट्स डोंट काउंट। अगर सपना बड़ा है आपका, तो हालात कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता है, माने नहीं रखते। और ये बात पक्की है। मैंने कहा कि संघर्ष रहा आर्थिक स्थिति से, क्योंकि मैं एक टीचर का बच्चा था। इंजीनियरिंग कॉलेज करते वक्त में भी मैं कुरियर बांटा करता था, बहुत सारे काम किया करता था, ताकि मैं अपनी अम, आगे की लाइफ को बेहतर कर सकूं। मतलब मुझे याद आता है कि जब एक इंटरनेशनल कंपनी मैंने ज्वाइन की थी, और मैं जब 100 किलोमीटर से आता था उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अटेंड करने के लिए, तो लास्ट बस होती थी 10 बजे की। और 10:30 बजे तक बस स्टॉप पहुंच पाता, क्योंकि सवारी वाली ऑटो चलती थी, उससे आना होता था। मतलब जहाँ हॉल, जहाँ पर जो सब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते थे, वहां से बसता समाप्त होता था। और मुश्किल से 50 रुपए बचे हुए होते थे, तो उसमें ये होता था कि अभी वापस जाना भी 100 किलोमीटर। तो ट्रैवल चलती थी, मतलब रात में 12 बजे तक के, क्योंकि वो जो रास्ता था वो उस रास्ते पर हाईवे था। बट मैं वो चूज नहीं करता था, क्योंकि टिकट में ही लगभग 40-45 रुपीज लग जाते। आप बोलेंगे कि 50 रुपए होते थे, 40-45 लगते, तो मैं चूज क्यों नहीं करता था? उसके पीछे की कुछ वजह, वजह ये थी कि
मुझे उस 50 रुपए के अंदर खाना भी होता था, खाना खाना होता था। दूसरी, मुझे किताबों का बहुत शौक रहा, तो मैं अक्सर स्वेट मॉडर्न की किताबें देखते रहता था। तब 15 रुपए से 25 रुपए के बीच में किताबें आ जाती, और मैंने एक सस्ता ऑप्शंस पकड़ लिया था। सबसे चीप वो था पेपर गाड़ी। नागपुर से 100, 150, 200 किलोमीटर पेपर पहुंचाने के लिए गाड़ियां जो निकलती थी, वो एकदम आप समझिए कि हवा की रफ्तार से भाग कर इतनी स्पीड से जाती। वो लोग बहुत कम पैसा ले लेते थे, 20 20 रुपए लेते थे, जो मुझे याद है। तो इस 20 रुपए में 10 रुपए का समोसा खा लेता था, और 20 1 रुपए की, 15 20 रुपए की स्वेट मॉडर्न की किताब पढ़ लेता था। लेकिन जब मैं वहां पहुंचता, तब जो गाड़ी आती थी वो रात के 2 बजे जाती थी, 1:30 से 2 बजे के बीच। तो मुझे वहां से चल के जाना होता था, और मैं वो सब करने के बाद एक छोटा टिमटिमाता लाइट हुआ करता था बस स्टॉप पे, एक दो जगह पे, वहां बैठ कर जो किताब के पन्ने पलटाया करता था और अपना टाइम काटता था। और फिर जाकर वो मुझे अ, गाड़ी में बैठता, पेपर गाड़ी 4 साढ़े 4 बजे ही पहुंचा देती। तो उस वक्त ऐसा टाइम था कि इमेजिन क्या रहता। तो इतने बजे रात को दरवाजा खटखटाना अच्छा नहीं लगता, तो मुझे गैलरी हुआ करती थी, वहीं पर मैं सो जाया करता था। पैसों और सपनों के प्रति संघर्ष ऐसा रहा। धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ते रही इन द सेंस की कहीं पर भी बड़ा पैसा नहीं बना पा रहा। हाँ, संघर्ष कर रहा था, सीख रहा था, ये बात अलग थी। लोगों को लगता था कि इतना होशियार बच्चा था, स्कॉलरशिप का अ, में अव्वल मार्क लिए, फिर इंजीनियरिंग की उसमें भी अब ड्रॉप आउट कर लिया, और पता नहीं कहाँ कहाँ ये सब चीजें करते रहता। तो मुझे अक्सर कुछ लोग कहा भी करते थे कि आप पढ़ाई ढंग से कर ले तो बाकी सब कर लेना, जो करना है तुझे, जो बिजनेस करना है। पर उनके कैसे समझाता कि मैं पढ़ाई कर रहा था, वो मैथ पढ़ रहे थे, वो फिजिक्स पढ़ रहे थे, वो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, और मैं पढ़ रहा था अपने विकास विचारों को संक्रमित कैसे करना, कैसे संक्रमित करके सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदली जा सकती है, अपने विचारों को नर्चर करना। पर मैं दुनिया के लिए कहीं खो गया, क्योंकि दुनिया क्या देखती, दुनिया अगर कुछ देखती है तो वो ये देखती है कि आपके पास कितना पैसा है, आपने कितना का रिटेल से लेकर के हर वो इंडस्ट्री जिसमें मैंने काम किया, पार्ट टाइम किया, खुद का कुरियर भी खोला, कई किलोमीटर तक पैदल जाया करता था, क्योंकि उस वक्त ऐसा कुछ कुरियर भी बांटा करता था इंजीनियरिंग करते वक्त। मुझे पढ़ाई मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि माँ ने के बड़े सपने देखे थे। माँ सोचती थी कि बेटे मेरे 4 बेटे हैं, और उसको अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना। बस ये समझिए कि मैं इसीलिए इंजीनियर बनना चाहता था। बस कि वक्त गुजरता रहा, और जिम्मेदारियां बढ़ती गई। जिम्मेदारियां वो नहीं थी ज्यादा महत्वपूर्ण, जिम्मेदारियां थी वो जो मैंने खुद ले ली। मुझे ये बात समझ आ गई थी। मुझे याद आता है, अप्लाइड मैकेनिक्स करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट हुआ करता था, और सेकंड ईयर में था मैं। तो पेपर चालू थे हमारे, और मैंने वो पेपर का 1 घंटे में क्रॉस करके मैं उठ रहा था, तो जो टीचर थे वो आए, लेक्चर, जितेश क्या है, परसों का भी फिजिक्स का पेपर तो ऐसे ही छोड़कर जा रहा था, अभी भी ऐसे।
मैंने उनको एक सवाल किया, सर क्या लगता है आपको, ये मेरी जिंदगी बदल सकता है? वो बहुत जोश से हंसने लग गए। एक बात समझिएगा, ये बात बताकर मैं बताना नहीं चाहता आपसे, या ये कि पढ़ाई छोटी होती है और मेरा एटीट्यूड ना। फिर मैंने उनको एक सवाल किया, क्या ये मेरी जिंदगी बदल सकता है? तो उन्होंने कहा कि हम तो ऐसे यही किया है, तो यही कर कर हम लेक्चरर बने हैं और कमाते हैं 25,000, 15-20 हजार। मैंने कहा सर, पिछले 3 पेपर से मैं देख रहा हूँ कि आपने अपनी शर्ट और पैंट नहीं बदली। उनका माथा खनक गया। बोले दे पेपर, पेपर छीना है क्यों? बस चल ले जाते। मेरे सवाल थे, मेरा ये मानना रहा, क्योंकि मैंने जितनी जीवनियां, जितने लोगों के जीवन चरित्र पढ़े, तो अमीर बनना ये किसी की सल्तनत नहीं है कि अमीर का बेटा ही अमीर बने। और मैंने पैसे के अभाव में जिंदगी की कश्मकशें, तकलीफें, दर्द बहुत हुए। जब शादी की, फिर इसी स्ट्रगल से गुजरते गुजरते नेशनल स्पीकर भी बना, पर उसके बावजूद भी लाइफ में एक ऐसा पैसा नहीं था। और चीजें आगे बढ़ते गई, शादी की, बहुत स्ट्रगल पीरियड था। उस समय में भी स्ट्रगल ही थी। और फिर लेकिन सपने कहीं पर भूला नहीं। मुझे यकीन था कि एक न एक दिन वो किसी ने कही हुई बात कि इफ योर ड्रीम इज बिग इनफ, दैट्स व्हेन फाउंड। हालात जो हो, तो मैं अपने सपने नहीं भूलूंगा। मुझे बढ़ती गई आगे, वक्त बढ़ता है सर। मैं अपने अनुभव से बढ़ रहा था, दुनिया क्या देख रही थी पता नहीं। और शादी हुई, जिम्मेदारी और बड़ी। हम उस छोटे से शहर से नागपुर आ गए। घर वालों को कहा कि वहाँ में सब इंतजाम है, और मुझे पता था मुझे स्ट्रगल करना। और फिर मैंने रियल एस्टेट में कदम रखा। मैं देख रहा था, मैं घूम रहा था, सवेरे 6 बजे से उठ करके रात के 12 तक घर वापस आता। हालत ऐसे थे कि मुझे याद आता है कि मेरा जहाँ मेरा जो छोटा बेटा है, वो एक 1.5 साल का हो गया। पीछे जहाँ हम रहते थे उसके पीछे एक झोपड़पट्टी। तो झोपड़पट्टी में रिक्शा वाले के बच्चे के पास वॉकर हुआ करते। वॉकर समझते हैं जिससे बच्चे चलते हैं। और मैं अपने बच्चे को वो भी दे नहीं पाया। एक टू व्हीलर थी मेरे पास, जिससे मैं काम करता था। कभी कभार जब लौटते वक्त में किसी फल की दुकान के सामने देखता था, तो रुक जाता था, सोचता था कि रेट पूछूं, बच्चों के लिए कुछ लेकर जाऊंगा, पर हिम्मत नहीं होती थी। मतलब पैसा ना हो तो हिम्मत होती नहीं। लेकिन 10 बाय 4 के ऑफिस में, आप सोचिए 10 बाय 4 का, मैं कहता था कि एक दिन ये कंपनी बहुत बड़ी हो। संघर्ष का दौर चालू रहा। अपनी घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया। उनके उस संघर्ष के वक्त के सपोर्ट को वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। मुझे याद आता है कि रात के 12 तक घर आता था, 11:30 तक, 12-11 तक से खाना खाते थे। रात के 12 बजे मैं, मेरी पत्नी, हम लोग पर्चे जो आते थे वो भरते थे। पर्चे भरे हुए पर्चों को लिखते थे, और इस तरीके से काम आगे बढ़ा। और फिर कंपनी की नींव रखी।
करने की शुरुआत हुई। जो लोग थे साथ वाले वो तो बाद में है, और वो देख कर आए, वो पार्ट टाइमर ही थे। यह एक थोड़ी बड़ी गलती हुई कि आप अपना संघर्ष, अपना एजुकेशन जो आपने सीखा है, जो आपने जाना है, भागीदारी करते वक्त सरीखे न रखें। अगर आपका संघर्ष बड़ा है, आपकी भागीदारी भी बड़ी। पर मैंने ये गलती कर ली, ठीक है। देखते देखते एक साल में हमने एक अच्छा टर्नओवर किया, और उसके बाद 2 ही साल में अपने ऊपर का 2000 स्क्वायर फीट का। अब ये बात थी, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, इस स्टेज में हम रहते हैं। ये आर्थिक आघात नहीं था, ये तो शुरुआत थी, और अच्छी शुरुआत थी। पर ऐसा करते करते हम 4 शहर, 36 ऑफिस और अलग अलग जगहों पे बढ़ने लग गए थे। हम वो पहली कंपनी थी जो रियल एस्टेट में अपने एजुकेशन प्रोग्राम्स ले करके हमारे, जिनको हम एडवाइजर्स कहते थे, उनको ट्रेन करते। और लेकिन जब आप व्याप बढ़ाते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। लेकिन परिस्थितियां बेहतर थी पहले से। और 2012 में, 2010-11 में एक डिसीजन जो हमने, मुझे लगता है आज भी, कि हम चूंकि प्लॉटिंग में काम करते थे, कॉलोनीज पे काम करते थे, हमने एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट ले लिया, और वो कंस्ट्रक्शन का था। हमारी कैलकुलेशन में 11 करोड़ रुपए का वो प्लॉट, जो रेगुलर हमारा फ्लो था पैसे का, वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से रुका। और फिर 12 में इनकम टैक्स की रेड हुई किसी के कंप्लेंट पे, जबकि जो कंप्लेंट थी वो अलग थी। ऐसा कुछ मिला नहीं, क्योंकि हमने कभी ऐसे पर्दे रखे भी नहीं। लेकिन उसके बाद फिर 2013-14 में इनकम टैक्स ने अकाउंट अटैच कर लिए, 13 में और 14 में प्रॉपर्टी का टैक्स। ये एक बड़ा सेटबैक, मतलब एक इस तरीके से हो गया कि आप अगर अपने बच्चे को तैरना सिखाना चाहते हैं, और उसके हाथ और पैर आप दोनों बांध करके उसको ढकेल दें, क्या वो तैरना सीखेगा? हाँ, कोशिश कर सकता है, पर वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि जमीनें अटैच हो गई, बैंक अकाउंट से अटैच हो गए। ये लगा हुआ सबसे बड़ा सेटबैक था। और चूंकि कंपनी सब कुछ थी हमारे लिए, तो हमारा खुद का घर भी नहीं था। हमने बड़े बड़े ऑफिसेस बनाए, पर हमने कभी ये सोचा नहीं, क्योंकि हमने इसलिए सोचा नहीं, मैंने स्पेशली ये सोचा नहीं, तो मुझे लगता था कि इन सब का मेरा एक सपना था कि लोग जो हमारे साथ काम करते हैं, वो जब अपना गृह प्रवेश कर लेंगे, तो हम अपने गृह प्रवेश, हम अपना उसके बाद में, पर इसके लाइक, और फिर पड़ाव आया कि आपके पास, हमारे पास कुछ नहीं बचा। कहानी बहुत लंबी है, मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया कि ओवरऑल मैं आपको एक बात बोलूं तो, आर्थिक आघात, ये सबसे बड़ा आघात मेरे को इस 50 की उम्र में है, कि मेरे पास एक तरीके से अनऑफिशियल में बैंक करप्ट, और
ये जो वक्त है, लेकिन ये वक्त कई लोग कई बातें करते हैं कि क्यों आया। मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि जब मैंने कंपनी की शुरुआत की थी तो नाम फिनिक्स इंफ्रारेड था। फिनिक्स। मुझे लगता है कि जो बचा, फिनिक्स का मतलब क्या? जो जल कर अपनी राख से पुनर्जीवित हो जाए उसको फिनिक्स कर। किसने साथ छोड़ा, किसने साथ पकड़ा, आज फिनिक्स मेरे पास है। पर मेरा जो सपना है कि आम आदमी को उसका प्लॉट मिले, उसकी प्रॉपर्टी मिले, इस सपने के साथ मैं जीता। पिछली मेरे एक एपिसोड में किसी ने मुझसे कहा था कि मतलब उसके बाद कि सर 1 साल से ज्यादा समय लग गया आपको छूटे हुए हो गया। ये सच जो आपके साथ गुजरा ये आपने पहले क्यों नहीं कहा, या ये चैनल मैंने पहले क्यों नहीं चालू किया? ये शायद हो सकता है आप जो मुझे सुन रहे हैं आपको भी ये सवाल आ सकता है। जवाब एक ही है। जवाब ये है कि आपने जो एपिसोड में मेरी बात को सुनी और देखा कि कैसे एक षड्यंत्र रचकर बनाई हुई सजा में मैं फंसा। तो झूठ को सबूत जुटा नहीं पड़ते। झूठ अपने आप में एक षड्यंत्रकारी सबूत के साथ शुरुआत होती है झूठ, लेकिन सच को सबूत जुटाने। पिछले 1 साल में ये बात वो भी सुन ले अच्छे से कि पिछले 1 साल में जितेश लशीने ने अपनी स्टोरी को हर टेबल पे कहा, लिखित रूप में दिया है। 15 से ज्यादा डिपार्टमेंट, सेंट्रल पीएमओ तक से लेकर के सारे डिपार्टमेंट, इनके अंदर मैं एक्नॉलेजमेंट दे चुका हूँ इस बात का कि मेरे साथ क्या हुआ है और क्या करने की चाहत ये लोग रखते हैं। इसमें वो सारे लोग जो इनडायरेक्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, सबके। मेरा बात ये कहना है कि आर्थिक आघात होना मतलब सब कुछ खत्म होना नहीं है। अगर मान लो कि आज आप सुन रहे, आपने 2 4 5 50 करोड़ रुपए का नुकसान सह लिया, या मैंने सब कुछ सह लिया, 500 करोड़ रुपए की कंपनी बनाई और सब कुछ चला गया, जेल काट कर आ गया। न जेल की दीवारों ने मेरे सपनों को रोका, न इस आर्थिक आघात ने रोका। आप हर जीवन में आई वो परिस्थिति को ऐस कहिएगा, लाइफ को ऐस कहिएगा, आपको कोई भी आघात बड़ा आघात नहीं। मालिक ने शायद कुछ बड़ी चीजों के लिए हमको बनाया है, और इसीलिए शायद हम अपने आने वाले समय के और आगे के पड़ाव में। और चिंताएं वाली जो बात है कि कई बार ये होता है ना कि हम चिंता करते हैं कि क्या होगा। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप अपनी मर्जी से नहीं, जिसने भी आपको लाया है, जो आपके जीवन का और जीने का कारण है, वही आपके वही आपका सच्चा साथी। अपनी सारी प्रॉब्लम, सारी तकलीफें उसको सौंप दो, जीवन आसान हो जाएगा। आर्थिक, शारीरिक और मानसिक। मानसिक से शुरुआत की थी मैंने, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक, इन तीनों आघातों से में से ये आखिरी आघात, इससे मुझे निकलना बाकी।
आज मैं माइनस में हूँ और मेरे एक्सपीरियंस मेरे सपनों से माइनस में बिल्कुल नहीं। जिन लोगों ने चार दीवारियों में मुझे रखा, षड्यंत्र रच कर रखा, आज से 5 साल के बाद वो अचंभित होंगे लोग कि ये उस जेल से क्या लेकर आया। मैं आप सबको ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं आप में से हूँ। बस इतना है कि मैंने परिस्थितियों के आगे झुकना नहीं सीखा। अपने वसूलों से समझौता मत कीजिएगा। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।